हेलो दोस्तों, आज चलिए हम दूसरा अध्याय स्टार्ट करते हैं क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटी का। आज फास्ट रीड करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जा रहा है। ये देखिए अध्याय 2 विविधता एवं भेदभाव। ये तो हमने कर लिया था, अब सेकंड चैप्टर है। यहाँ से चलिए अब फास्ट रीड करते हैं। आपको बस सुनते जाना है, कुछ भी काम कर रहे हैं बस कान में हेडफोन लगा लीजिए और बस एक बार इसको देख लीजिए, सुन लीजिए, फिर एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2 विविधता एवं भेदभाव। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इस सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो भी यह अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म है। संसार में 8 मुख्य धर्म है। देखिए मैंने पहले से ही अंडरलाइन यहाँ पे किया है। ठीक है, जो एनसीईआरटी में रहता है दोस्तों, ये और कोई भी बुक में सही से नहीं बताता है, इधर उधर करके बता देता है, लेकिन जो एनसीईआरटी में रहता है वही सही रहता है। इसीलिए पहले एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। संसार में 8 मुख्य धर्म है। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ देखिए 1600 से ज़्यादा मातृभाषा है जो यहाँ बोली जाती हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमारा खुश रहने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं स्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वाले के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। रुकिए दोस्तों, ठीक है। ये देखिए ये भी पढ़ लेते हैं। देखिए पूर्वाग्रह। उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह है? क्या
दूसरे लोगों के दिमाग में भी यह पूर्वाग्रह है। लोगों के दिमाग में यह पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं? ग्रामीण लोग, ठीक है, आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरित करने को बाध्य होते हैं। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। यह लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाते हैं। ये देखिए, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ से इसमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वाले की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेता है। ठीक है, ये पूर्वाग्रह का डिफिनेशन की तरह बताया है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसा कि कथनों में दिखाया गया है। लोगों को असली या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। ठीक, जब हम सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते, जो उस काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। हम कई चीज़ों बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं इत्यादि, अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। यहाँ है, सड़कें और लड़की में सड़कें और लड़की में भेदभाव। सड़कें नहीं, लड़के और लड़की में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियां में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे, हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं। यह तो ऐसे ही होता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए हम देखें कि क्या सच्चाई यही है। इसमें है, देखिए, नीचे दिए गए कथनों की सूची में से तालिका को भरिए और अपने उत्तर के कारण पर चर्चा कीजिए। चलिए दूसरा देखते हैं।
ये ऊपर के चित्र के बारे में बताया गया है, इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज उसके लिए नए शब्द का प्रयोग किए जाते हैं। खास ज़रूरतों वाले बच्चे उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिखाया गया है। साथ में उनके अपनी भावनाओं और विचार भी दिया गया है। ये बच्चे अब अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धाराओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। आपकी राय में क्या खास ज़रूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए? अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। इसमें आपको क्या समझ में आया, ये सोचकर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे ये विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए तो भी वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। गुस्सा आए या दर्द हो, यहाँ देखिए दोस्तों, गुस्सा आए या दर्द हो उस पर भी नहीं रोने का मन कर। कभी ऐसा कुछ होता है, आजकल तो ऐसा होता है, किसी के साथ ब्रेकअप हो जाता है तो बैठकर रोने लग जाते हैं। ये कभी नहीं करते हैं कि अगर आज हम नहीं पढ़े तो उसके लिए रोएं। नहीं, अगर किसी से बात नहीं हो पाया तो उस पर बैठकर रोने लग जाते हैं। क्या, छोड़िए वो सब बातें। चलिए, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। सही बात है। ये देखिए यहाँ से, ठीक है, हम लगातार सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन समानताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। रूढ़िबद्ध धाराएं बनाना, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उसके बारे में मन में या पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना
वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बहुत बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार यह धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धाराओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव का यहाँ मतलब बताया है। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर 1 और समीर 2 दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू है, ठीक है। पर यह देखिए मैंने यहाँ से किया है पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर 2 गरीब विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। मेरा कैमरा लगता है ख़राब हो गया है दोस्तों, बफरिंग हो रहा है। ये देखिए, कहाँ थे? ठीक है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से ज़्यादा वे गरीब और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं होते। नहीं तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजाति लोगों, धार्मिक समूहों और ख़ास क्षेत्रों के लोगों को करना पड़ता है। दलित वह शब्द है जो नीचे कही जाने वाली जाति के लोग
लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव के दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। ये तो आपको समझ में आया होगा इसको, ठीक है। रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है? आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है? भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था। 1901 में हुआ था जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे तो हमने दिखा दिया। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़े और बोली से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वह छूतों के बच्चे हैं। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा होगा कि ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं, ठीक है। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उसे उनको एकदम से धक्का लगा। वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और न ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए, ठीक है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बताया है, ठीक है। हम इसे बाद में बताएंगे, इसको पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाए तो हम कोरेगांव जा सकते हैं। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते हैं। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ी चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग के सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगना किराया
देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। स्रोत डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है, राइटिंग एंड स्पीचेज, वसंत मून, बॉम्बे शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार। ये दिया है कि उनका कहना था, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी का। ये वाला जो छोड़े थे इसको देखिए। इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 से 1956 को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वो खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अम्बेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे। अम्बेडकर अपनी जाति के पहले क्या व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कोई प्रयास किए जा रहे थे उनका अम्बेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। ये एक टॉपिक बना कि गौतम बुद्ध कौन से धर्म परिवर्तन किए, किस धर्म में गए, ठीक है, बौद्ध धर्म। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरह काम करना चाहिए जिससे सबकी इज्जत हो, न कि कुछ ही लोगों की, ठीक है। देखिए, कल्पना करके देखिए कि कितना मुश्किल होगा अगर आप लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और खुदायक होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहे, आपको छूने से मना करें और आपको पानी न पीने दें। ब्रिटिश शासन से समानता के लिए संघर्ष, जो हम हिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, ठीक है, जनजातीय लोगों और किसानों के अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे भी अधिकार हमें मिले, ठीक है। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है।
और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसे दृष्टि और लक्ष्य रखा जिसे भारत में सभी लोग को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई है। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली है। वह गरीब और मुख्यधारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान बनाना, ठीक है, समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने और अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जब लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं, इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे के इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इस बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने। इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक छूट गया था दोस्तों, ये है ना, ये था। दलित के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके द्वारा खास ज़रूरतों वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जा सकता है, ठीक है। जब हम इस बुक को पूरा रीड कर लेंगे तो इसमें जो इम्पोर्टेंट वैसा क्वेश्चन आएगा वो हम आपको नोट्स बनाएंगे, ठीक है। आपको जो भी इसका डाउट है कमेंट में आप कर सकते हैं। ओके, बाय। मैं इसमें बस दोस्तों आप लोगों को ये बुक का रीडिंग करा रही हूँ और कुछ नहीं। जैसे मैं पढ़ रही हूँ वैसे ही आपको बस पढ़ना है, इसे सुनना है, ठीक है। बाय बाय। सॉरी, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ ये ख़त्म हो गया। यहाँ से अभ्यास कुछ क्वेश्चन जैसा है, इसे हम नहीं देखेंगे, ठीक है। अब ये इकाई 2 दूसरे वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से सरकार क्या है, यहाँ से हमें अच्छा से ध्यान देना है।
सरकार क्या है, ये सब बहुत सारे जो है पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आप इसे रीड कर लीजिए और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस आप हेडफोन लगा लीजिए और सुनते रहिए। ओके, बाय बाय।